नमस्कार दोस्तों। अभी 4 अक्टूबर को यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जैसा कि आपको दिख रहा होगा ज्योग्राफी के सेक्शन से जो प्रश्न आए हुए हैं हम लोग उन पर चर्चा कर लें। और जो चर्चा करने के क्रम में हम लोग इन बातों पर भी ध्यान देंगे कि आखिर इस तरह के प्रश्नों के पूछने के पीछे लॉजिक क्या रहा है या उनके सोर्सेस कौन कौन से रहे हैं कि जहां से हम ये जान सकें कि प्रश्नों को यहां से इस तरह से उठाया गया है और क्या मुख्य परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्नों के आने की संभावनाएं हैं। ठीक, हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखें, ये प्रश्न सेट ए में क्वेश्चन नंबर 91 है, सेट बी में 51 है, सेट सी में पहला है और सेट डी में 41 है। तो ये सारे के सारे प्रश्नों में आपको मिलते जाएंगे कि कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है ना, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखें, प्रश्न पूछा हुआ है कि सिंचाई में फर्टिगेशन से क्या लाभ है। ठीक, और विकल्प में दिया हुआ है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, और चौथा विकल्प है रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी की संभावना। आपको कहा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, यानी इन विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं, कोई एक है या एक से अधिक है, यह भी विकल्प में दिया हुआ है। हम लोग इस प्रश्न को सीधा सीधा हल करें उससे बेहतर है कि पहले हम लोग कुछ मुद्दों को जान लें। जैसे हमें यह जान लेना है कि फर्टिगेशन जो प्रश्न पूछा है ये बेसिकली पूछा हुआ है फर्टिगेशन से। ठीक, देखें, फर्टिगेशन नाम में ही दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रही हैं। एक तो नजर आ रहा है फर्टिलाइजर्स और दूसरा इसमें इरिगेशन। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो हम बोल सकते हैं कि यह है उर्वरक और यह है सिंचाई। इसका शाब्दिक अर्थ जानने से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि वास्तव में यह कृषि में कोई ऐसी पद्धति है जिसमें सिंचाई और उर्वरक दोनों को एक साथ मिला करके प्रयोग किया जाए। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि सिंचाई करने के बाद में जब पौधों को उसमें रोपित किया जाता है या बीजों को खेत में रोपित किया जाता है, उसके बाद में उसको अकॉर्डिंग टू नीड, जिस तरह की आवश्यकता होती है उस तरह हम उसको उर्वरक को उपलब्ध कराते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि कई बार कई सारे पौधों को उर्वरक की मात्रा जिस रूप में या जितनी मात्रा में उनको आनुपातिक तौर पर आवश्यकता होती है उतना उनको प्राप्त नहीं हो पाता। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर हम देखें या हम जीवन की जीने की पद्धति के हिसाब से देखें तो किन्हीं भी दो पौधों में उन उर्वरकों को भी प्राप्त करने के लिए कंपटीशन होगा, सूर्य तप को प्राप्त करने के कंडीशन में भी कंपटीशन होगा। तो इस कंपटीशन में कोई एक पौधा ज्यादा विकसित हो जाता है, कोई दूसरा पौधा कम विकसित हो जाता है। ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे खेत में जो पौधों का ग्रोथ होता है वो कई बार देखने को मिलता है कि एक समान रूप से नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में किसी एक क्षेत्र में सघन वृक्ष लग गए हैं या सघन पौधे या सघन जो भी फसलें हैं वो लग गई हैं, दूसरी तरफ में वो विरल लगे हुए हैं। तो सकल उत्पादन में तो कमी आती ही आती है और सकल उत्पादन में कमी के साथ साथ में जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, उसमें भी कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में कृषि के लिए एक प्रणाली विकसित की गई और इसका नाम रखा गया फर्टिगेशन। ये फर्टिगेशन बेसिकली ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें सिंचाई प्रणाली में रसायनों को इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब फिर मसला फंस गया कि सिंचाई प्रणाली में रसायनों को इंजेक्ट करने का क्या मतलब है। वास्तव में ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कृषि जल में या सिंचाई जल में, ऐसा समझ लें हम कि इसमें क्या किया जाता है कि जो सिंचाई जल है इस सिंचाई जल में ही उर्वरकों को इंजेक्ट कर दिया जाता है।
इसमें उर्वरकों को इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब देखें, कई बार क्या होता है कि अगर आपने उर्वरकों को अलग से डाला तो जरूरी नहीं है कि जिन क्षेत्रों तक पानी की पहुंच सुनिश्चित हो पाए उर्वरकों की भी पहुंच वहां तक सुनिश्चित हो पाए। ऐसी स्थिति में कि जब सिंचाई जल में ही हम उर्वरकों को इंजेक्ट कर देंगे, ऐसे कंडीशन में अगर हमने इसको इसी में इंजेक्ट कर दिया तो फायदा क्या क्या है? एक तो पूरे के पूरे स्वेल में या पूरे के पूरे कृषि क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि इन फर्टिलाइजर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल हो जाएगा, और जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मृदा संशोधन की स्थिति उत्पन्न होगी या मृदा संशोधन हो सकता है। पहली बात, अगर उर्वरकों को सिंचाई जल में इंजेक्ट कर दिया गया तो साथ ही साथ में जिस वाटर के माध्यम से, जिस जल के माध्यम से हम उसकी सिंचाई कर रहे हैं, उस जल में भी ऐसे मिनरल्स घुल जाएंगे जो जाकर के फसलों को लाभकारी प्रभाव पहुंचाएंगे। ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि इसमें ना सिर्फ मृदा संशोधन होगा बल्कि जल संशोधन भी होगा। दोनों कंडीशन हो गए, मृदा संशोधन भी हो रहा है और जल संशोधन भी हो रहा है। साथ ही साथ में किसी भी उर्वरक में कोई एक पोषक तत्व तो होगा नहीं, एक से अधिक पोषक तत्व होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अन्य प्रकार के घुलनशील उत्पाद हैं उनकी भी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। तो अन्य आवश्यक उत्पादों या पदार्थों की पहुंच क्या हो जाएगी? सुनिश्चित हो जाएगी। अब देखें, ऐसी स्थिति में ये सिंचाई प्रणाली किसी भी खेत में फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी या उत्पादन को बढ़ा देगी। अब यहां पर हम एक चीज और बोल सकते हैं कि ये जो फर्टिगेशन है ये वास्तव में केमिगेशन से संबंधित है। ये जो फर्टिगेशन है ये केमिगेशन से संबंधित है। एक नया बात आ गया कि ये फर्टिगेशन केमिगेशन से संबंधित है। केमिगेशन में देखिए केमिकल वर्ड्स आ ही रहे हैं, और इस केमिगेशन में क्या होता है कि किसी भी रसायन, इसमें क्या होता है कि किसी भी रसायन, अब देखें, किसी भी रसायन में हमें उन रसायनों पर बात करना है जो फसलों की उत्पादकता के लिए आवश्यक है। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक, फास्फोरस है। अब देखें, नाइट्रोजन और फास्फोरस को अवेलेबल करा करके हम उन फसलों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि फसलों को जो कीटनाशक होते हैं वो हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस कीमोगेशन में, जो कि इस फर्टिगेशन से संबंधित है, इसमें किसी भी रसायन जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कीटनाशक, इन सब को क्या किया जाता है कि सिंचाई के पानी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इन सब को सिंचाई के जल में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि इनको सिंचाई के जल में इंजेक्ट करके फसलों तक पहुंचा दिया जाए तो उससे फायदा क्या क्या होगा। अब हम देख लें कि ऐसे कंडीशन में जो हमने इतनी बातें करी, इसमें अब अगला मसला हम ये देख लें कि अगर ये चीजें हमने उपलब्ध करा दी तो इसके फायदे क्या हो जाएंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, फायदे क्या हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं जो प्रश्न पूछा हुआ है उसके हिसाब से। एक तो क्या होगा कि जो पौधा है उस पौधों में पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता भी बढ़ जाएगी, या उन पौधों के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक होगा। तो पहला बात क्या होगा कि जो पौधे होंगे इन पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन
क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस जल में ही ये सारे के सारे पोषक तत्व घुले हुए हैं। और जल सिर्फ सतह पर तो होगा नहीं, वजह ये है क्योंकि ये लैंड है और ये क्रॉप है। वाटर सिर्फ यहां तक नहीं होगा बल्कि ये जल रिसकर नीचे भी जाएगा, भूमि के नीचे भी जाएगा। अब ये प्लांट क्या करेगा कि अपने रूट्स के माध्यम से, अपने जड़ों के माध्यम से जो जल सतह के नीचे चला गया है रिस करके, जो भौम जल के रूप में चला गया है, उससे न सिर्फ जल को प्राप्त करेगा बल्कि उन मिनरल्स को भी प्राप्त करेगा जिसको फर्टिलाइजर के रूप में अवेलेबल कराया गया है। साथ ही साथ में क्या होगा कि जो सिंचाई जल है उसकी क्षारीयता का भी नियंत्रण हो जाएगा। इसमें सिंचाई जल की क्षारीयता का भी नियंत्रण हो जाएगा। इसकी क्षारीयता का नियंत्रण कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो सिंचाई पद्धति होगी वो वैज्ञानिक पद्धति होगी। इसमें हो सकता है कि ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भी किया जाए, स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से किया जाए। तो ऐसे में जो सिंचाई जल होगा उस सिंचाई जल को क्षारीयता से बचाया जा सकता है या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह से पानी में जो रसायन होंगे इनके लीचिंग को भी ये कम कर देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पानी की आपूर्ति की जा रही है, या हम बोलें कि जो जल की आपूर्ति है, इस जल की आपूर्ति में क्योंकि क्या हुआ है कि सिंचाई जल में ही फर्टिलाइजर्स को इंजेक्ट कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सिंचाई जल की आपूर्ति में रसायनों की लीचिंग को भी कम कर देगा। में ये रसायनों की लीचिंग को कम कर देगा। अब देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीलिम्स दे रहे हैं तो लीचिंग का मतलब समझते होंगे। हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो रसायनों में, जो केमिकल्स में जो पोषकों का निक्षालन है, उस पोषक तत्वों के या उन पोषकों के निक्षालन में ये कमी ले आएगा। साथ ही साथ में जो उर्वरक हैं, रसायन हैं और पानी की आवश्यकता ये भी कम हो जाएगी। यानी फसल के लिए, फसल हेतु जल, उर्वरक या अन्य रसायन की आवश्यकता में कमी आ जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि सिंचाई के माध्यम से ही उनमें उर्वरकों को पहुंचाया जा रहा है। तो सबको ये पद्धति ऐसी है कि इस पद्धति में ये प्रयास होता है कि सभी पौधों को इक्वल मात्रा में पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कराया जा सके, सबको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराया जा सके। तो ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे में क्या होगा कि पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी उपलब्ध हैं। ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब देखें, इन सब के साथ साथ में इस पद्धति में जो जल है उसकी पहुंच जहां तक सुनिश्चित होगी वहां तक उर्वरकों की भी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जल एवं उर्वरक दोनों की पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। अब देखें, अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं या गांव से संबंधित हैं, घर में खेती किसानी का कोई काम होता है, तो आपको पता होगा कि फसल उपजाया गया, उसके बाद में बारिश आ गया, तूफान आ गया। तो बारिश या तूफान अगर आ जाता है तो आपने जो उर्वरक उसमें डाला हुआ है वो उस जल के माध्यम से बह भी जाता है। लेकिन जब हम सिंचाई के माध्यम से ही या सिंचाई जल में ही उर्वरकों का प्रयोग कर देंगे तो सिंचाई जल में ही उर्वरकों का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा कि चाहे बड़े पैमाने पर बारिश हो जाए या फिर तूफान आ जाए, ठीक, तो बारिश आए, तूफान आए, इन सभी से जो पोषक तत्वों का बहाव नहीं होगा, इनसे पोषक तत्वों का बहाव नहीं होगा। मामला ये है, ठीक है ना। और देखें, मैं एक बात बोलूंगा, अभी तो मान लीजिए जो गया वो गया, एग्जाम हुआ,
उम्मीद करता हूं कि बेहतर हुआ होगा। आगे से आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी प्रश्न को, अब देखें हमने इतना बात जान लिया, अब हम समझ लें कि जब भी किसी प्रश्न को हल करें तो सबसे पहले आप विकल्पों को मत देखिए, ठीक है ना। जो भी विकल्प हैं आप इनको मत देखिए, विकल्प पे आप जाइए ही नहीं। सबसे पहले जैसे ही आपने पढ़ा कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं, तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, अच्छा फर्टिगेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए अलोंग विद इरिगेशन, यानी कि सिंचाई के साथ साथ में, यानी सिंचाई जल के साथ साथ में उर्वरकों का प्रयोग करना। अच्छा ये ऐसा ऐसा है, तो आपने जो चीजें पढ़ी होंगी, टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा आपने, तो वो तुरंत सबकॉन्शियस माइंड में जो था वो अब बाहर निकल के आना शुरू होगा कि अच्छा हाँ ऐसी ऐसी चीजें थी, ऐसी ऐसी चीजें थी। फिर आप अब ऐसा नहीं कि यही सोचने में आप 2 घंटा लगा दें, आपने तकरीबन दे दिया, आधा मिनट दे दिया, 35 सेकंड दे दिया, तो 35 सेकंड में आपको वो क्लिक कर गया कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें हैं। अब आप विकल्पों पर जाइए, ठीक। तो अभी जितनी बातें हम लोगों ने करी उसमें एक बात स्पष्ट आ रहा है कि अच्छा पहला विकल्प है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, कंट्रोलिंग द एल्केलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, बिल्कुल सही बात हो जाएगी, ठीक। अब देखें इसमें अगर हम विकल्पों में बात करें तो अभी हम लोगों ने प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं, और हम सीधा चले गए कि फर्टिगेशन क्या होता है, उस पर गए, फिर हमने देखा कि फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। अब हम देखते हैं कि क्या जितने लाभ के बारे में हमने बात किया उन लाभों में क्या ये कुछ लाभ जो हमको विकल्प दिख रहा है इसमें है। तो पहला है कि सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे विकल्प में हम जाते हैं तो यह कह रहा है कि रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। अब देखिएगा यहां मामला क्या है, यह कह रहा है रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों। तो जहां पर भी यह बात आती है कि सभी अन्य, और सभी अन्य का मतलब यह हो गया कि एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, तो यह जरूरी नहीं है, देखें कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, सारी चीजें सापेक्षिक होती हैं। कभी भी जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएं जिसमें समस्त को शामिल कर दिया जाए तो उसको तुरंत संदेह के घेरे में ले आइए कि नहीं ये तो संभव हो भी सकता है, लेकिन हम फिलहाल मान के चल रहे हैं कि यह नहीं होगा, क्योंकि सबका एक साथ में या सभी का अनुप्रयोग सफलता के साथ कर लिया जाए यह जरूरी नहीं है। क्योंकि सबकी बात कर दी गई तो हमने इसको संदेह के घेरे में रख दिया कि चलो भाई हम पहला विकल्प मान के सही चल रहे हैं कि पहला सही है, लेकिन दूसरे को अभी हम संदेह में रख रहे हैं। तीसरे पे आते हैं हम, ये कह रहा है कि पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात। अभी हम लोगों ने बात किया कि जब सिंचाई जल में ही हम इसको इंजेक्ट कर दे रहे हैं तो सिंचाई जल में ही इंजेक्ट कर देने के कारण सभी पौधों को, सभी प्लांट्स को पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यक रूप में या जितनी आवश्यकता है उतने रूप में उनको सुनिश्चित हो जा रही है, तो यह विकल्प सही हो गया। फिर क्या है कि रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, अभी हम लोगों ने विकल्प बात किया है, अभी जो हम लोगों ने लाभ में बात किया उस पर बात किया, तो चौथा भी सही, यानी हम बिल्कुल कंफर्म है कि पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। तो विकल्प में अगर आप देखेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा ये देखिए मिल रहा है हमको, ठीक, ये हमको मिल रहा है, ठीक है ना। अब एक तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भाई अगर हम दूसरे को एक बार सोच भी लें तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन में होनी चाहिए, जो कि विकल्प में है नहीं, क्योंकि हमने उसको संदेह के घेरे में रखा। अब हम उसको बिल्कुल सिरे से रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सभी अन्य की बात कर रहा है, ऑल अदर्स की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग पहले प्रश्न का जवाब ढूंढने में सफल हुए कि ये वास्तव में फर्टिगेशन क्या है और उसके प्रॉफिट्स क्या है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है हमारा, ये है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स, ठीक। ये कह रहा है कि बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट, ये 4 प्रकार के खनिज इसने दिए। अब ये कह रहा है कि भारत में उपयुक्त में से कौन सा या कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है। अब देखें
इनमें से कौन से ऐसे हैं जो ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज मेजर मिनरल्स, जिनको किया गया। अब देखें ये प्रश्न पूछने के पीछे लॉजिक क्या है। एक तो इन मिनरल्स पर आधारित कई सारे उद्योग और हाल ही में नेशनल मिनरल पॉलिसी, ये जान लें आप कि नेशनल मिनरल पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई है 2019 में, बस वहीं से उठा लिया प्रश्न। और क्योंकि भारत सरकार इस पर भी काम करे, मेक इन इंडिया या इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेंट्रलाइजेशन करना, ठीक है ना, औद्योगिकरण को विकेंद्रीकृत करना, उद्योगों का विकास करना, तो ऐसे में मिनरल्स की आवश्यकता और उनकी आपूर्ति को सुनिश्चित करना, और मिनरल पॉलिसी में उन मिनरल्स को पाना या हम बोलें कि उनका खनन और उत्खनन करना, और उनके खनन और उत्खनन को लेकर के विभिन्न प्रकार के नियम और कानूनों का होना। तो क्योंकि सरकार औद्योगिक विकास करना चाह रही है, और ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी जो इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई है, उसको लाने के प्रयास में इन्होंने जो मिनरल पॉलिसी है उसमें चेंज किया और नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 लेकर के आए। अब ये जो पॉलिसी लेकर के आए, देखें सीधा सीधा इसमें ऐसे समझ लें कि भारत में जो ऑफिशियल डेटा आपको मिलेगा वो तकरीबन ये बताया जा रहा है कि इंडिया में 85 मिनरल्स हैं, मोर देन 85 मिनरल्स, ठीक है ना। 85 मिनरल से ज्यादा मिनरल्स ऐसे हैं जो भारत में खनन किए जाते हैं, जिनका खनन किया जाता है। और इन मिनरल्स को क्या किया गया, फ्यूल, मेटालिक और नॉन मेटालिक में बांटा गया। यानी फ्यूल मिनरल, फ्यूल, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में इसको बांटा गया। और इन फ्यूल, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल में जो फ्यूल मिनरल्स हैं ये तो सारे के सारे लगभग किसमें हैं, मेजर मिनरल्स में ही आते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 में इस पुरानी अवधारणा को बनाए रखा कि भाई मेजर मिनरल्स ये हैं और माइनर मिनरल्स ये हैं। तो मेजर मिनरल्स में क्या किया कि 3 कैटेगरी हैं, ये सारे के सारे। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मेजर मिनरल्स के बारे में। मेजर मिनरल्स को 3 भागों में, एक तो फ्यूल मिनरल्स, मेटालिक और नॉन मेटालिक। फ्यूल मिनरल्स में कोल, लिग्नाइट और नेचुरल गैस को शामिल किया। इसमें कोल, लिग्नाइट और नेचुरल गैस को शामिल किया। जो मेटालिक मिनरल है इसमें शामिल किया क्रोमाइट है। देखते हैं अब हम इतना तो लिख नहीं सकते, आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर पूरा का पूरा आपको एक चार्ट मिल जाएगा, वहां से आप ढूंढ सकते हैं, है ना। पूरे के पूरे मिनरल्स के चार्ट मिल जाएंगे, यहां देखने का कोई मतलब नहीं, हम अपना काम निकाल लें। कोल है, लिग्नाइट है और नेचुरल गैस है, ये फ्यूल मिनरल में है, ठीक, जो मेजर मिनरल में आ रहा है। जो मेटालिक है इसमें क्रोमाइट है, और जो नॉन मेटालिक है, इस नॉन मेटालिक में एक तो कायनाइट है, एक तो कायनाइट है, चलें हिंदी में ही लिखते हैं हम इसको, एक तो कायनाइट है और कायनाइट के साथ साथ में सिलीमेनाइट भी है, इसमें सिलीमेनाइट भी है, ठीक है ना। अब देखें, अगर हम देखें कि इंडिया में मेजर मिनरल्स में इतनी चीजें जो हैं, इनमें से क्या क्या है, सिलीमेनाइट है, कायनाइट है, क्रोमाइट है, यानी ये तीनों 2, 3 और 4 ये मेजर मिनरल्स में हमको मिल रहे हैं। विकल्प में अगर कोल दिया होता, लिग्नाइट दिया होता और नेचुरल गैस दिया होता तो हम इसमें से जो भी दिया होता उसको सही मान लेते, लेकिन इसने एक विकल्प जो दिया ये बेंटोनाइट दिया है। ये वास्तव में ऐसा मिनरल है जो मेजर नहीं बल्कि किसमें शामिल किया गया है, माइनर मिनरल में शामिल किया गया है। अब एक बात देखें कि अगर आप विगत वर्षों में भी, जैसे इतिहास खुद को दोहराता है, विगत वर्षों में देखेंगे तो आई थिंक 2014 में या 15 में भूगोल में एक प्रश्न पूछा कि महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय प्रदेश में
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मरुस्थलीय स्थलाकृतियों का विकास हुआ है और कारण पूछ लिया, उसमें विकल्प दिया हुआ था, तो उसमें किया गया। उसी वर्ष मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न पूछ लिया कि 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के विकास के कारण को समझाइए। अब देखें तो क्या ये तो बिल्कुल फैक्चुअल है, अगर आप इस प्रश्न को देखें तो ये बिल्कुल फैक्चुअल है, तो क्या यहां से मुख्य परीक्षा में भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं? हालांकि आपको थोड़ा सा हो सकता है कि हम प्रीलिम्स में हैं उसकी बात क्यों कर रहे हैं, अप्रोच की बात है। पहला हमने ये समझ लिया कि मिनरल पॉलिसी आई है नई 2019 में, इसीलिए इसको पूछ लिया। अब इनमें एक बात जान लीजिए कि भारत में जो जितने भी खदान हैं जिनका परिचालन किया जा रहा है, ठीक है, जो ऑपरेट किए जा रहे हैं जितने भी खदान हैं, उन खदानों में 11 राज्य ऐसे हैं, 11 राज्य ऐसे हैं जिनमें कुल परिचालित खदानों का 90% भाग आता है, यानी 90% परिचालित खदान इन्हीं 11 राज्यों में है। और ये 11 राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। अब आपको लगेगा कि ठीक है, मान लीजिए ये 11 के 11 हैं, और ये 11 राज्य में जो ये कुल परिचालित खदान हैं, इनकी एक और विशेषता ये है कि ये खदान जिन क्षेत्रों में हैं वे क्षेत्र वनों की प्रचुरता वाले क्षेत्र हैं, या तो वनों की प्रचुरता वाले क्षेत्र हैं। साथ ही साथ में यह भी देखा गया कि वनों की प्रचुरता वाले क्षेत्र तो हैं ही हैं, और ये प्रमुख नदी घाटी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ये प्रमुख नदी घाटी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। अब देखिएगा, ये जो है ये प्रमुख नदी घाटी क्षेत्रों में और वनों की प्रचुरता वाले क्षेत्रों में है, और लगभग 90% परिचालित खदान यहां पर हैं। और इन्हीं खदानों से जो मिनरल्स प्राप्त होते हैं, उन्हीं मिनरल्स से इंडिया में उद्योगों को स्थापित किया जाता है, या उद्योगों के स्थानीयकरण में इन मिनरल्स की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्थिति में होना यह चाहिए कि जिन राज्यों में या जिन क्षेत्रों में ये मिनरल्स पाए जा रहे हैं, उनको आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना, राजनैतिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से रिच होना चाहिए। अब इसमें पर्यावरणीय शब्द थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि अगर माइन किया जा रहा है, अगर खनन उत्खनन किया जा रहा है, तो पर्यावरण की क्षति होगी। लेकिन अगर अच्छी पॉलिसी लेकर के आई जाए तो उस पॉलिसी के द्वारा वहां जिन क्षेत्रों में खदान है उनको एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मजेदार बात यह है कि ये सारे के सारे क्षेत्र जो खनन वाले क्षेत्र हैं, ये आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत कैसे हैं? पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। अब देखें, न्यू मिनरल पॉलिसी आई, मुख्य प्रीलिम्स में पूछा, मुख्य परीक्षा में क्या कर सकता, हो सकता है इसी को दोहरा दे कि जो नई मिनरल पॉलिसी आई है, वह मिनरल पॉलिसी उन क्षेत्रों में जहां पर बृहद मात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति की जाती है, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों या उन क्षेत्र के अधिवासितों के लिए ऐसी योजनाओं या ऐसे कार्यों को भी क्रियान्वित करेगी जिससे उनका समाज आर्थिक विकास हो सके, ठीक है ना। अब कथन का विवेचना कीजिए, या फिर पूछ लेगा कि क्या कारण है कि भारत में वे क्षेत्र जो मिनरल्स के या खनिजों की उपलब्धता की दृष्टिकोण से अत्यंत धनी हैं, लेकिन वे सामाजार्थिक क्षेत्र या सामाजार्थिक क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़े हुए हैं। कारणों की समीक्षा कीजिए, इस तरह से उठा करके पूछ सकता है प्रश्न आपसे। तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर तो इस तरह से पूछ लिया, और इन खनन क्षेत्रों से लेकर के अब आपको इसी वर्ष मेंस में भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है कि जितने अप्रोच हो सकते हैं उसको आप कवर करें। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बस अभी हमको इतना ही जानना है, बाकी कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो हम लोगों ने बात किया कि हमें सबसे पहले प्रश्न पढ़ा, अब हमको यह जानना है, यहां पूछा हुआ है कि महासागर औसत तापमान, जो मसला है कहां से प्रश्न पूछा है, ये पूछा है महासागर औसत तापमान, जिसको हम ओशियन मीन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ओशियन मीन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। ठीक, देखें है क्या कि पहले एक टर्म है जिसको बोलते हैं एसएसटी, पहले हम इधर ऐसे समझ लें, एक टर्म है जिसको बोलते हैं एसएसटी। एसएसटी क्या होता है, सी सरफेस टेम्परेचर, यानी महासागर के सतह का तापमान, इसका मतलब ये हुआ। तो ये वास्तव में किसी भी ओशियन के, एसएसटी को हम पहले जान लें, इसी से लिंक करेंगे हम, ये ओशियन है और ओशियन में ये कई सारे लेयर्स हैं, मान लीजिएगा ऐसे तो 3 परतें होती हैं सतह से केंद्र की ओर, लेकिन ये वाला जो है ये इसका सतह है, या हम इसके लिए लेवल या तल शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो सतह या तल है ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर तापमान को मेजर किया जाता है। अगर हमको सी सरफेस टेम्परेचर को मेजर करना है तो यहां का मेजर करेंगे, और यहां पर जो टेम्परेचर को मेजर करेंगे ये कुछ मिलीमीटर तक ही सीमित होता है। यहां का अगर तापमान देखना है तो ये कुछ मिलीमीटर तक सीमित होता है। अब देखें कैसे है, क्या मामला कि जो सन रेजेस होते हैं ये सन रेजेस महासागरों में प्रवेश करते हैं 200 मीटर की गहराई तक, ठीक। ये पता ही होगा कि जो सोलर इंसोलेशन होते हैं वो महाद्वीपों पर 20 मीटर और महासागरों में 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करते हैं। और 200 मीटर की गहराई तक जैसे जैसे ये अंदर की ओर जाते हैं ये उस महासागरीय जल को गर्म करने में सक्षमता में कमी लाते जाते हैं, यानी सबसे ऊपर ज्यादा सक्षम होंगे गर्म करने में, उसके नीचे और कम, उसके नीचे और कम, उसके नीचे और कम, उसके नीचे और कम, यानी 200 मीटर तक तो पहुंचते हैं, लेकिन जो ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं ये 20 मीटर तक ही निभाते हैं। उसके बाद में इनका जो रोल होता है वो कम होता जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम सी सरफेस टेम्परेचर को मेजर करें, मान लीजिए कि सागरीय सतह का तापमान हमने मेजर कर लिया जो कुछ मिलीमीटर तक ही सीमित होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या हो जाए कि अगर तेज हवा चल जाए तो क्या होगा कि एक जगह का गर्म जल दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगा, या ठंडा जल किसी दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि हवाएं भी फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा जो सरफेस वाटर है, जो सतही जल है, उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सतह का तापमान अभी हमने कुछ मापा था, कुछ मिलीमीटर तक गहराई में, और कुछ देर बाद वो चेंज हो जाएगा। तो जो मेजरमेंट होगा वो मेजर तो हमने किया, लेकिन कुछ समय के बाद में उसमें चेंजेस आ जाएंगे, यानी उसमें स्टेबिलिटी का अभाव होगा। इसी तरह से अगर वाष्पीकरण हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रारंभिक परीक्षा देने गए हैं या देने गए थे या देने भी जाएंगे, आगे भी ईश्वर करे कि इस बार खूब अच्छी रैंक लेकर के आए, या लगता है कि और सुधार करना है तो अगली बार भी देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पता है कि वाष्पीकरण शीतलन की प्रक्रिया है। जितना ज्यादा वाष्पीकरण होता जाएगा सतह के तापमान में उतनी कमी आती जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण में जो जल होता है वो वाष्पीकृत होकर के भाप के रूप में, वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है, और जो एनर्जी होती है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। तो वाष्पीकरण होगा तो भी सतह के तापमान में चेंजेस आ जाएंगे। इसी तरह से अगर बादल आ गए, कैसे घने बादल छा गए, तो घने बादल अगर छा गए तो भी सतह को सूर्य तप की प्राप्ति में दिक्कत आएगी। ये सारे के सारे क्या होंगे कि ये सारे के सारे सतह के तापमान को प्रभावित करते हैं, सतह के तापमान को प्रभावित करते हैं, ठीक। अब अगर ये सरफेस के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं तो ऐसी स्थिति में
अगर हमें ये देखना हो कि सतह के तापमान को देख करके अगर हमें मॉनसून से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो कि मॉनसून के आगमन के लिए महासागरीय सतह पर दबाव, जितना अनुकूल दबाव, जितना ऑप्टिमम प्रेशर होना चाहिए, क्या उतना बन गया है। पता चला हमने सतह पर देखा कि हाँ बन गया है, बिल्कुल तय। 2 घंटे बाद पता चला कि तेज हवा चल गई, वाष्पीकरण हो गया या घने बादल छा गए, मामला सब पलट गया। जितना वायुदाब था उससे उलट गया, अब गलत। अब पता चला कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बता चुका था कि भाई देखो ऐसा होने वाला है, और पलट गया मामला सारा का सारा। तो इस सतह के तापमान के हिसाब से एक तो मॉनसून को लेकर के जो फोरकास्टिंग है, जो पूर्वानुमान है, वो गड़बड़ हो जा रहा है। दूसरी तरफ क्या है कि ऊपरी सतह पर उपलब्ध जो थर्मल ऊर्जा है, ये इस थर्मल ऊर्जा के बारे में भी पूरी तरह से बताने में सक्षम तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि सरफेस को देख करके हमने बताया कि भाई यहां पर इतना थर्मल एनर्जी है, और उस थर्मल एनर्जी को पता चला कि ओटेक टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए, ठीक, ओशियन थर्मल जो कन्वर्जन टेक्नोलॉजी है उसको लेकर के आ गए कि ठीक है अब हम लगाएंगे, पूंजी लगा लिया, तकनीकी लगा लिया, और पता चला कि भाई वहां पर कभी तेज हवा चल जा रही है, कभी वाष्पीकरण हो जा रहा है, कभी घने बादल छा जा रहे हैं। तो जो सतह के तापमान को लेकर के अनुमान था वो सारा का सारा फेल हो गया। अब क्या हुआ कि IIMT जो भारत में पुणे में अवस्थित है, ठीक है ना, IITM जो पुणे में अवस्थित है, इसने सितंबर 18 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इनका चल रहा था उस पर रिजल्ट प्राप्त किया और उसको प्रकाशित किया। और इनके वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जो ओशियन मीन टेम्परेचर है, मतलब कि जो महासागर का औसत तापमान है, ये एक ऐसी विशेषता है कि जो मॉनसून के पूर्व सूचना को देने में अधिक सक्षम है। यह है क्या बेसिकली? देखें, जो ओशियन मीन टेम्परेचर है, इन्होंने बताया कि ये SST की तुलना में भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून की बेहतर भविष्यवाणी कर सकता है, पहली बात। तो इन्होंने पहली बात यह बताया कि OMT SST की तुलना में मॉनसून की बेहतर भविष्यवाणी कर सकता है, पहली बात तो इन्होंने ये बताई। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बेहतर भविष्य कर सकता है तो कैसे? इन्होंने ये कहा कि ओशियन मीन टेम्परेचर का विश्लेषण ये जनवरी से मार्च की अवधि के बीच में करना चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि इसको जानने के लिए क्या है कि ओशियन मीन टेम्परेचर का जो विश्लेषण है ये जनवरी से मार्च के मध्य में करना चाहिए, ठीक, जनवरी से मार्च के बीच में करना चाहिए, इसको मेजर करना चाहिए, यानी इसी अवधि के दौरान ओशियन मीन टेम्परेचर को मेजर करना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि महासागरीय तापीय ऊर्जा को मापने के दौरान, और ये कैसे किया जाना चाहिए विश्लेषण, महासागरीय तापीय ऊर्जा को मापकर, यानी कि जो ओशियन थर्मल एनर्जी है उसको मेजर करके हम इस तरह से काम कर सकते हैं कि ओशियन मीन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और जनवरी से मार्च के बीच में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो एक समान तापमान को मिलाने वाले स्थलों को मिलाते हुए खींची जाती है। सामान्यतः पृथ्वी के धरातल पर यह पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है और महाद्वीपों महासागरों दोनों पर खींची जाती है। लेकिन महाद्वीपों से महासागरों या महासागरों से महाद्वीपों में प्रवेश करते वक्त इनमें फ्लक्चुएशन होता है
और ग्रीष्म और शीत ऋतु में इनके फ्लक्चुएशन की दिशाओं में परिवर्तन होता है। एक समय ऐसा आता है जब ये ध्रुवों की ओर और एक समय ऐसा आता है जब ये विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाते हैं। ये सब आपने खूब पढ़ा होगा जब आपने समताप रेखा के बारे में पढ़ा होगा। ये देखा गया कि जो OMT है, हम लोग इसी पर बात कर रहे थे, ठीक है ना। अब फिर हम इस पर आ जाए कि जो ओशियन मीन टेम्परेचर है, ये ओशियन मीन टेम्परेचर ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म की गहराई तक मापा जाता है। ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म की गहराई तक मापा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा है, वह समताप रेखा जिस गहराई तक है वहां तक ओशियन मीन टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह देखा गया कि चूंकि ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड आइसोथर्म की गहराई तक मेजर किया जाता है, तो क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करता है, लेकिन 200 मीटर में भी लगभग 20 मीटर में सबसे ज्यादा इसकी भूमिका होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम आती जाती है। इन वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च करके बताया कि महासागरीय क्षेत्र में 50 से 100 मीटर की गहराई पर यह चीज आपको मिल जाएगी। यानी 50 से 100 मीटर की गहराई पर इसको मापा जाता है। यानी जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड की आइसोथर्म है, ये कहां पर मिल जाती है? ये 50 से लेकर के 100 मीटर की गहराई पर। अब 50 हो सकता है, 52 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, इतनी गहराई तक मापा जा सकता है। अब देखें, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कुछ ही मिलीमीटर तक सीमित था SST और कुछ ही मिलीमीटर तक सीमित था। तो ऐसी स्थिति में उनको तेज हवा, वाष्पीकरण, घने बादल ये जल्दी प्रभावित कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में चूंकि इस गहराई तक इसको मेजर किया जाता है, तो ऐसी दशा में एक तो वाष्पीकरण, ठीक, जो इवापोरेशन है वो, वाष्पीकरण के साथ साथ में तेज हवा और इनके साथ साथ में घने बादल, ये सारे के सारे कारक इसको प्रभावित नहीं कर पाते। और जब ये इसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है इनमें स्थिरता अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि अतः ये क्या हो जाएंगे? अधिक स्थिर होंगे। साथ ही साथ में अधिक स्थिर होने के साथ साथ में क्या हो जाएगा कि ये अधिक सुसंगत भी होंगे, यानी तर्क संगत भी होंगे। जो भी चीजें बताई जाएंगी, जो निर्णय लिए जाएंगे इनको लेकर के, वो भी ज्यादा लॉजिकल होंगे। और इस आधार पर यह कहा गया कि ये ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा जो ओशियन मीन टेम्परेचर को मेजर करके मॉनसून के आगमन को लेकर के पूर्व सूचना दी जा सकती है और बहुत सटीक जानकारी दी जा सकती है। तो ये चीजें हम लोगों को पता चल गई बेसिकली किसके बारे में? इस ओशियन मीन टेम्परेचर के बारे में। इतना हम लोगों ने ये जान लिया। अभी हम लोग प्रश्नों पे तो सिर्फ हमने ओशियन मीन टेम्परेचर को देखा था। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। देखें, प्रश्न ये है कि ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या हैं? सही है। यह भी ध्यान देना होता है कि क्या सही है कि गलत है। क्या पूछा है कि क्या सही है। अगर हम इसको देखें तो पहला कह रहा है कि OMT 26 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन आगे ये कह रहा है कि जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में ये 129 मीटर पर होती है। मामला फंस गया, क्योंकि अभी हमने देखा कि 129 मीटर नहीं बल्कि 100 से या 50 से 100 से 50 लिखना सही नहीं है, 50 से 100 मीटर की गहराई तक होती है। अब देखिए कमीशन की बदमाशी देखिए। पहले इसने लिखा कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, की समताप रेखा। आपको लगा रहे वाह बिल्कुल सही बात। तो एक स्टेटमेंट में आधी बात सही है और आधी बात गलत है।
तो कई बार बच्चे इतने भावुक हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अगर यहां तक का सही कहा है, अगर इतनी बातें इसने सही कही हैं, तो कमीशन है भाई, आगे की बात भी सही ही कहा होगा। इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, इसको और परखें। और आप देखेंगे कि जनवरी से मार्च के बीच में जो इसने 129 मीटर बताया, ये गलत है 50 से 100, तो आधा सही और आधा गलत। लेकिन आधा सही और आधा गलत का मतलब क्या हुआ? पूरा गलत हो जाएगा। ठीक, तो पहले विकल्प को तो हमने हटा ही दिया कि बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इनका। दूसरा कह रहा है कि OMT जो है, ओशन मीन टेम्परेचर, जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, अभी हमने देखा कि साइंटिस्ट ने यही बताया कि जनवरी से मार्च के बीच में, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मॉनसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। वही बात है कि इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा कि यह मॉनसून के पूर्वानुमान को बताने में सक्षम है। और जब पूर्वानुमान को बताने में सक्षम है तो पूर्वानुमान में यह भी बता देगा कि मॉनसून इस समय औसत होगा, औसत से कम होगा, औसत से ज्यादा होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम विकल्प में देख लें कि अगर सिर्फ केवल 2 है तो विकल्प भी सही हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना? अब देखें, बिल्कुल इसको यहीं पर रुक जाते हैं हम लोग, हटते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरक की बात चल रही है। देखें क्यों पूछ लिया गया, कैसे पूछ लिया गया, क्या वजह है। आप ये बात जान लें कि भारत में उद्देश्य ये है, टारगेट ये रहा कि 2020 तक कृषकों की आय को दोगुना किया जाए। और कृषकों की आय को दोगुना करने में फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता और फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता के साथ साथ में उसको सही या नियंत्रित दर पर या नियंत्रित मूल्य पर कृषकों तक पहुंचाना। और भारत में कृषक भी बड़े कृषक हैं, छोटे हैं, मझौले हैं, सीमांत हैं, तो सभी के हित को ध्यान में रखना है। इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में अभी सदन में बड़ा बवाल हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा, ये 2019 की बात है। ठीक, जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा साहब ने यह कहा कि अगर इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि उर्वरकों पर सब्सिडी कम की जा रही है और उर्वरकों को पूरी तरह से मार्केट बेस्ड बनाया जा रहा है, यानी मांग और आपूर्ति पर आधारित की जा रही है, या इनकी सप्लाई को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में इस बात को बताया कि उर्वरकों पर ना तो हम सब्सिडी कम कर रहे हैं, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, और ना ही ये निजी हाथों में जा रहा है। तो ये सदानंद गौड़ा साहब ने बताया कि ना तो ये जो उर्वरक हैं, इन उर्वरकों पर ना तो सब्सिडी को लेकर के कोई बदलाव हो रहा है, बदलाव का मतलब क्या है कि कम नहीं की जा रही है, ठीक है ना। और दूसरा कि इन उर्वरकों को अगर कृषकों को उपलब्ध कराना है तो कृषकों को उपलब्ध कराने में इसमें निजी हाथ की कोई भागीदारी नहीं है, सरकार की भागीदारी, सरकार के ही नियंत्रण में है, तो इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म करने को लेकर के विधेयक 2 अभी आ गए, उसको लेकर के अभी वर्तमान में विरोध भी चल रहा है, कहीं पर समर्थन चल रहा है और कहीं पर विरोध चल रहा है। तो पहली बात तो हमें यह जान लेनी है। दूसरा मसला यह है कि जब उर्वरक की बात आई तो उर्वरक के बारे में हमें कुछ और चीजें जान लेना है। एक तो आप जानते होंगे कि भारत में उर्वरकों का वैज्ञानिक प्रयोग नहीं हो रहा है, या उर्वरकों में रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर अवैज्ञानिक ढंग से ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम के तहत जब उपयोग किया गया तो प्रारंभिक तौर पर मृदा की उर्वरता बढ़ी, या हम बोलें कि फसलों का उत्पादन बढ़ा, और बाद में धीरे धीरे कम होता चला गया। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो
बैरन लैंड में चेंज हो गए, बोले तो जो ऊसर भूमि में बदल गए। अब एक बात समझ लेना है कि इस उर्वरक में अमोनिया भी यूज होता है, और अमोनिया जो है, अमोनिया ये बेसिकली प्राप्त होता है नेचुरल गैस से, प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है। ठीक, नाइट्रोजनी बेस्ड जो उर्वरक होता है अमोनिया बेस्ड वही, ठीक है ना। और एक बात जान लें हम लोग कि जो सल्फर है वो भी यूज होता है इसमें, तो इस उर्वरक में अमोनिया के साथ साथ में सल्फर का भी यूज होता है। ये बेसिकली साइंस, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर सबका मिला जुला रूप है। सल्फर का भी इसमें होता है, और ये जो सल्फर है ये तेल शोधन और गैस प्रसंस्करण, ये तेल शोधन और गैस प्रसंस्करण, ये जो केंद्र हैं, मतलब जो ऑयल रिफाइनरीज हैं और जो गैस प्रसंस्करण हैं, इन सब क्षेत्रों के एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये सल्फर इनका एक क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। इसीलिए भारत में वे क्षेत्र जहां पर ऑयल रिफाइनरी या गैस प्रसंस्करण का विकास हुआ है या ऐसे केंद्रों को स्थापित किया गया है, वहां पर उर्वरक उद्योग का भी विकास हुआ है या उर्वरकों के कारखाने भी लगाए गए हैं, क्योंकि उनको नैप्थलीन भी मिल जा रहा है, सल्फर भी मिल जा रहा है, अमोनिया भी मिल जा रहा है, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जा रही हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हो गई फर्टिलाइजर्स को लेकर के, उर्वरक को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने ये बातें देखी। अब हम देख लें प्रश्न को आखिर। प्रश्न भाई रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में विचार करना है। अब रासायनिक उर्वरक चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि भारत में ये है कि कृषकों की आय को दोगुना करना है, और दोगुना करने की स्थिति में उर्वरकों का भी प्रयोग होना है, और उर्वरकों के प्रयोग को लेकर के ऐसा प्रोपोगंडा बना। तो पहला ये कहा गया कि वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, ठीक है ना। At present, the retail price of chemical fertilizers is market driven and not administrated by the government। बिल्कुल गलत बात। अभी हम लोगों ने बात किया कि क्या हुआ कि जो केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा, उन्होंने सदन में बाकायदा इस चीज को बयान दिया है, पढ़ के बताया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो बात भाई बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है ना। यानी पहला विकल्प बिल्कुल हट गया। तो अब अगर इनमें से आपको तुरंत ढूंढ देना है आंसर, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, तो पहला जिसमें है ये नहीं होगा, पहला जिसमें है ये नहीं होगा। अब ये दो बच सकते हैं, बी और सी में से कोई एक हो सकता है। दूसरा हम पढ़ लें, कह रहा है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक, कि जो अमोनिया, यूरिया को बनाने में अमोनिया यूज किया जाता है और वो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है। देखें, जो फास्फेटिक बेस्ड या फास्फोरिक एसिड बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें सल्फर यूज किया जाता है, वो उसका एक रॉ मटेरियल होता है। और ये क्या है, ये तेल शोधन कारखानों का एक उपोत्पाद है, ये बाई प्रोडक्ट है या सब प्रोडक्ट है उसका। ये बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा सही ये होगा। प्रश्न क्यों पूछा गया? क्योंकि हाल ही में चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था क्योंकि सरकार का ये टारगेट है कि कृषकों की आय को दोगुना करना है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां से मुख्य परीक्षा में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और अभी हाल ही में वेंकैया नायडू साहब ने एग्रीकल्चर को लेकर के एक मेथड को सुझाया है, और वो मेथड को उपयोग करके जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनका कहना है कि कृषकों की आय को दोगुना किया जा सकता है, और उसको मुख्य परीक्षा में अब पूछा जा सकता है, और उसको अवेक वाले प्रोग्राम में बाकायदा डिस्कस किया गया है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहां स्थित है। सीधा सीधा हमारे पास में एक ही बात है कि सियाचिन हिमनद ये आखिर है कहां पे। आगे क्या पूछा हुआ हमसे इससे मतलब नहीं है, अभी फिलहाल हमें सिर्फ सियाचिन हिमनद के बारे में जान लेना है। जो मसला है हमारा ये है
सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद। पहली बात तो हम ये जान लें कि अगर इंडिया के मैप को देखें हम तो नॉर्थ में अगर जाएं जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, और इस जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आप एक डायग्राम अगर चले, ऐसे ही हमने बना दिया भाई, ठीक है ना। यहां पर सबसे नॉर्थ में आपको मिलेगा एक रेंज जिसका नाम है काराकोरम, इसके बाद में आएंगे तो मिलेगा लद्दाख और इसके बाद में मिलेगा जास्कर। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये जास्कर, और ये तीनों के तीनों पार्ट हैं बेसिकली किसके, ट्रांस हिमालय के, ठीक है ना। और इस ट्रांस हिमालय वाले रीजन में ये जो काराकोरम क्षेत्र है, इस काराकोरम क्षेत्र में यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। और इसके पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो सियाचिन के इधर में आपको मिलेगा बाल्तेरो, यहां मिलेगा बियाफो और यहां पर मिलेगा हिस्पर। तो कमीशन इस तरह के भी प्रश्न पूछ सकता था कि निम्नलिखित ग्लेशियर्स को पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब क्रम में लगाइए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर लगाइए, लेकिन उसने पूछा किसको, सियाचिन ग्लेशियर को पूछा। तो ये जो सियाचिन हिमनद पूछा, अब सवाल ये उठता है कि ये तो मैपिंग का मसला है, लेकिन इसको पूछा ही क्यों, ऐसा समझ लें। अभी देखें रिसेंटली क्या हुआ कि भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने क्या किया कि इस सियाचिन हिमनद को पर्यटकों के लिए, पर्यटकों हेतु खोल दिया गया, और जिसकी घोषणा अभी रिसेंट में राजनाथ सिंह साहब ने करी, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब ने करी। अब देखें ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये बेसिकली पॉलिटिकली आ जाता है कहां पर, लद्दाख में, और लद्दाख को घोषित कर दिया गया यूनियन टेरिटरी। और इस यूनियन टेरिटरी या ये यूनियन टेरिटरी ऐसा रीजन है जहां पर कृषि की तो जाती है, लेकिन कृषि का विकास उस स्तर पर नहीं है, और यहां पर इनकम का एक बेहतर सोर्स हो सकता है पर्यटन, पर्यटन एक बेहतर स्रोत हो सकता है, आय का बेहतर स्रोत हो सकता है। ऐसी स्थिति में यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप और बढ़ा, वहां पर सेना वैसे भी पहले से ही रहती थी, और यहां सियाचिन ग्लेशियर को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। और ये कहा गया या ये हुआ यहां पर कि यहां जो ट्रैक है ये सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप और कुमार लॉजिस्टिक बेस के बीच में है। तो इसको जो ओपन किया गया इस सियाचिन हिमनद को, ये एक तो कुमार बेस और सियाचिन लॉजिस्टिक बेस, इनके बीच में इसको ओपन किया गया कि अब आप जा सकते हैं। ये वास्तव में एक नया अवसर पैदा कर दिया इस यूनियन टेरिटरी के पर्यटन के लिए, ठीक। इसीलिए चर्चा में देखिए समाचार में क्या था, चर्चा में क्या था, और प्रश्न किस तरह से पूछ लिया गया। ये ऐसा क्षेत्र है पर्यटन के लिए और भी महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां पर भारतीय और तिब्बत दोनों संस्कृतियों का मिश्रण पाया जाता है। इस लद्दाख वाले क्षेत्र में क्या है, मैं इधर ऐसे क्रॉस करके लिख दे रहा हूं कि भारतीय और तिब्बत इन दोनों संस्कृतियों का मिश्रण पाया जाता है। तो ये और भी अट्रैक्शन वाला एरिया हो गया। अब देखिए लद्दाख में अगर आप कभी जाएं टहलने, तो अगर आप अपनी गाड़ी से बुलेट से गए, मान लीजिए लोग राइड करके जाते हैं, तो उसमें आगे वो स्ट्रिप में लगाया हुआ होता है सब। कार से गए हैं तो पीछे वो सब लगा हुआ होता है जिसमें छोटे छोटे स्ट्रिप होते हैं, ठीक। तो वो बेसिकली इन दोनों संस्कृतियों को बताता है। एक बात ये हो गया। और इसके पहले सियाचिन ग्लेशियर में अब यहां तक प्रवेश की अनुमति दे दी गई। पूर्व में यहां तक जाने की अनुमति नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि तो पहले यहां तक जाने की अनुमति नहीं थी तो क्या जा ही नहीं सकते थे? बिल्कुल हाँ, जा सकते थे। कहां? नुब्रा घाटी तक।
तो हम बता सकते हैं कि जबकि कहां तक जा सकते थे, नुब्रा घाटी तक जा सकते थे। अब एक बात समझिएगा कि यहां इंडस रिवर बहती है, सिंधु नदी बहती है, और इस सिंधु नदी की एक सहायक है जिसका नाम है नुब्रा नदी। और इसी नुब्रा नदी की घाटी तक पहले पर्यटक प्रवेश कर सकते थे, और इस नुब्रा घाटी को क्या कहा जाता था? इस नुब्रा घाटी को सियाचिन का प्रवेश द्वार कहा जाता था, कहा जाता है। सियाचिन का क्या है? ये प्रवेश द्वार है। अब आप समझ लें, इसका मतलब कि जो सियाचिन ग्लेशियर है इसका संबंध नुब्रा नदी घाटी से तो है, इतनी बात तय हो गई, क्योंकि इसको उसका प्रवेश द्वार कहते हैं। अब अनुमति मिल गई कि आप कहां तक जा सकते हैं? सियाचिन ग्लेशियर तक जा सकते हैं। यह घोषित किया गया, राजनाथ सिंह साहब ने किया। लेकिन इससे पूर्व में भी कुछ काम होते रहे। क्या काम होते रहे? कि एक प्रकार का ड्राई रन आयोजित किया जाता था लगातार 2007 से लेकर के 2017 तक, 2007 से 2016-17 तक, है ना, या ऐसे देखा जाए तो 2016 के बाद में बंद कर दिया गया था। तो 2016 तक ही मान के चलें, एक ड्राई रन का आयोजित किया जाता था यहां पर, ठीक है ना। और इस ड्राई रन में क्या करता था या क्या होता था कि सेना के साहसिक सेल, जो सेना का जो साहसिक सेल है, वो साहसिक सेल सियाचिन ट्रैक के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करता था। ठीक, सियाचिन ट्रैक के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन करता था। और इस कार्यक्रम में कुछ सिविलियंस को, कुछ नागरिकों को भी इस सियाचिन ग्लेशियर तक जाने की अनुमति दे दी जाती थी, यानी कुमार और बेस कैंप, ठीक, इन दोनों की यात्रा की अनुमति थी, लेकिन कुछ लोगों की थी। और ये ऐसा क्षेत्र है जिसको लेकर के विवाद भी रहा है। तो पहले धीरे धीरे सेना का, फिर धीरे धीरे एक कार्यक्रम चला करके 7 से 16 के बीच में कुछ पर्यटकों को भेजना, और पिछले दिनों धमाका किया रक्षा मंत्री ने, और उन्होंने कहा कि इसको पर्यटकों के लिए अब ओपन कर दिया गया है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। हो गया आंसर, ठीक, आंसर डी सही है, ठीक, नुब्रा घाटी के उत्तर में। और एक बात समझिएगा कि यहां से मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर आप कहां तक सहमत हैं कि उत्तर भारत में लद्दाख जैसे यूनियन टेरिटरी में पर्यटन के विकास के द्वारा वहां स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक, आगे लिख देगा कि इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को बचाते हुए रोजगार के अवसरों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, आप अपने विचार प्रकट करें। दे दिया मुख्य परीक्षा में। अब आप सोच लीजिए कहां से उठा करके कहां पे लिंक किया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, केवल कुछ ही, अच्छा हटाएं इसको, सिर्फ कह रहा है कि बात करना है किस पे? जेट प्रवाह के बारे में। सारे के सारे तो उस पर है नहीं, चक्रवात भी है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा मामला फंस गया क्योंकि ऊपर में एक ही बात नहीं दिया हुआ है, 3-4 चीजें हैं। पहला, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ऐसा समझ लें कि जो जेट प्रवाह है, जेट वास्तव में जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। जेट प्रवाह वास्तव में अपेक्षाकृत ठंडी और गर्म, इस डायग्राम को हटा करके हम दूसरे डायग्राम से समझ लें कि अपेक्षाकृत ठंडी और गर्म वायु राशियों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप इनके अभिसरण के द्वारा ऊर्जा की विमुक्ति होती है, और वो ऊर्जा विंड के फॉर्म में रिलीज होती है और संपूर्ण ग्लोब पर वेस्ट टू ईस्ट
वेस्ट टू ईस्ट मियांडर करते हुए, विसर्पित करते हुए प्रवाहित होती है। और यह ऐसा है जो कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और समताप मंडल की निचली सीमा के मध्य में ये प्रवाहित होती है और जिसकी दिशा होती है वेस्ट टू ईस्ट। और इसकी वेस्ट टू ईस्ट दिशा होने का कारण यह है कि ये अपने संवेग संरक्षण के लिए ऐसा करते हैं, यानी संवेग संरक्षण के नियम को पालित जो मानते हुए या संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि अगर ठंडी और गर्म ये वायु राशियों का अभिसरण हो रहा है तो जेट धाराओं का विकास होना तय है। अब प्रश्न कह रहा है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। देखें, जेट प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में होते हैं ये सही है, लेकिन केवल पर थोड़ा सा डाउट है। केवल पर इसलिए डाउट है क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्थल मंडल की अधिकता है जल मंडल की तुलना में, यानी महाद्वीपीय विस्तार ज्यादा है महासागरीय विस्तार की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर विषमता ज्यादा है और विषमता अधिक होने की वजह से ठंडी और गर्म वायु राशियों का विकास अधिक होता है, जहां इनके अभिसरण के परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम का विकास होना तय है। तो उत्तरी गोलार्ध तो निश्चित है। बात आती है साउदर्न हेमिस्फीयर की, दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में ओशियन का विस्तार ज्यादा है टेरेस्ट्रियल से। ओशियन का विस्तार ज्यादा है टेरेस्ट्रियल से, इसका मतलब यहां पर समरूपता अधिक है। समरूपता अधिक होने के कारण यहां पर विपरीत भौतिक गुणधर्मों वाली वायु राशियों का विकास अपेक्षाकृत कम होता है। इसका मतलब हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जेट धाराओं के विकास को लेकर के, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र के पास जाएं तो यहां पर मिलेगा हमको अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप चारों ओर से दक्षिणी सागर से घिरा हुआ है। दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, महासागर है, लिख गया ऐसा समझ लें। ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अब दक्षिणी महासागर का तापमान और अंटार्कटिका महाद्वीप का तापमान, इन दोनों का तापमान क्या होगा? अलग अलग होगा। और जब इनका तापमान अलग अलग होगा तो यहां पर जो वायु राशियां होंगी वे भी अलग अलग होंगी। और जब वायु राशियों के भौतिक गुणधर्म का मतलब इनका तापमान, इनका वायुदाब, इनमें आर्द्रता, ठीक, इनमें नमी धारण की क्षमता, ये सारे जब प्रॉपर्टीज अलग होंगी तो इनके अभिसरण के परिणाम स्वरूप यहां पर भी जेट धाराओं का विकास होगा। हाँ, ये बात सही है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जेट धाराओं का विकास अपेक्षाकृत कम होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के निकट यहां वर्ष भर, होल ऑफ द ईयर, पूरे साल ये जेट धाराएं चलती हैं, प्रवाहित होती हैं। और इन जेट धाराओं का स्थानांतरण ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री अक्षांशों तक हो जाता है मिनिमम, ठीक है ना। तो ऐसे में जो पहला है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं, ये गलत बात है, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत बात है। अब दूसरे उस पर आ जाएं हम। दूसरा प्रश्न, दूसरा इसमें क्या पूछ रहा है? दूसरा बोला कि केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। अब मामला फंस गया। वाताक्ष क्या होता है? तो हिंदी माध्यम का होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही हमको पढ़ना है। अंग्रेजी पे चले जाएं। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, हम लोग इसको पढ़ते हैं हिंदी में आंख या पढ़ते हैं चक्षु, लेकिन कमीशन ने क्या लिखा? वाताक्षी, वाताक्षी, ठीक है ना। वात का मतलब होता है हवा, ठीक, अक्षी का मतलब होता है केंद्र का भाग, है ना, यानी हवाओं का कोई एरिया है जिसके केंद्र का भाग, ये उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। देखें, चक्रवात क्या होते हैं? ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ठीक, जो समदाब रेखाओं से घिरे हुए होते हैं। और ये समदाब रेखाएं जो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जो समदाब रेखाओं से
घेरा होता है, यहां लो प्रेशर होता है, यहां हाई प्रेशर होता है, और पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप बाहरी उच्च वायुदाब से केंद्रीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन चक्रा मार्ग का अनुसरण करते हुए केंद्र में प्रवेश करती हैं। यह होता है चक्रवात। और ये चक्रवात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में चलते हैं। तो ये जो चक्राकार हवाओं की दिशा होती है, ये चक्राकार हवाओं की दिशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये होती है एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न में होती है क्लॉकवाइज। ये तो हुआ चक्रवात। लेकिन पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य है, वहां पर ये पवनें चक्राकार मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगी, वहां चक्रवात नहीं होगा। यानी 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध में चक्रवात नहीं बनेंगे। और ये चक्रवात जो होते हैं, ये साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं, या इधर ही देख लें हम। ये चक्रवात 2 तरह के होते हैं उत्पत्ति स्थल के आधार पर। एक उष्ण होता है चक्रवात और एक उपोष्ण चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनमें से केंद्र में जो आंख वाली बात आती है, जो आई वाली बात आती है, वो सिर्फ और सिर्फ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आती है। यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ही केंद्र में आंख बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइक्लोन दिया है तो इसमें दोनों आ गया, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों आ गया। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट में अगर सिर्फ ट्रॉपिकल में सिर्फ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ही आंख बन रहा है तो कुछ ही शब्द सही होगा, जो कुछ टर्म है वही सही होगा। तो कह रहा है केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्ष उत्पन्न करते हैं, यह बात बिल्कुल सही होगी। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अगर ये महासागरीय सतह पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बन गया, लो प्रेशर, तो इधर से हवाएं आना स्टार्ट होंगी और इस केंद्र में आपस में मिलने से पहले ही ये ऊपर की ओर आरोहित हो जाती हैं। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वर्षा होती है और ये चक्षु का भाग कहलाता है या आंख का भाग, आंख कहलाता है, जहां हवाओं का आरोहण नहीं होता। और आरोहण ना होने के कारण यहां पर जो नम हवाएं हैं या हम बोले जो आर्द्रता है उनका भी आरोहण नहीं होता। तो संघनन के द्वारा बादलों का निर्माण भी नहीं हो पाता और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। तो 2 चीजें हमको मिल गई कि पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। अब कह रहा है कि चक्रवाती की वाताक्ष के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अब देखें, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। बात कर लें, इस पर विचार कर लें। ये कह रहा है कि ये केंद्र का भाग है आई, जिस पर अभी हमने बात किया, ये 10 डिग्री लेसर देन सराउंडिंग, यानी यहां का टेम्परेचर और इन क्षेत्रों के टेम्परेचर की तुलना में इसका टेम्परेचर कम होता है, 10 डिग्री कम होता है। अगर इसका टेम्परेचर कम होगा तो यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर और यहां बाहरी क्षेत्रों में इनके सराउंडिंग्स में इनका टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो यहां बनेगा लो प्रेशर। तो अब हवाएं, चूंकि हमें पता है विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, तब तो हवाएं इधर चलने लगेंगी, तब तो ये चक्रवात कहां रह गया, ये तो प्रति चक्रवात हो गया। तो बिल्कुल गलत बात, ये प्रति चक्रवात की बात है। हकीकत क्या है, सच्चाई ये है कि जो केंद्र का भाग होता है, जो चक्षु का भाग होता है और इसके जो सराउंडिंग्स होते हैं, इनके तापमान में जो केंद्र का भाग होता है ये आसपास की तुलना में 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। ऐसी स्थिति में तापमान की अधिकता के कारण यहां लो प्रेशर बन जाता है और यहां पर तुलनात्मक रूप से हाई प्रेशर होता है। तो इन हाई प्रेशर वाले रीजन से ये हवाएं इधर की ओर अट्रैक्ट होती हैं और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन
ये चक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवेश करती हैं और चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे कंडीशन में ये बात भी गलत है। अब हम देख ले क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये ध्यान देना होगा। हो सकता था कि पूछ लेता कौन सा सही नहीं है ना, तो आप इस पर जरूर ध्यान दिया जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है ना। तो इनमें अगर हम देख लें कि पहला तो सही नहीं है, भाई ये सही नहीं है, इसमें दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें केवल 2, विकल्प सी सही है हमारा, केवल 2 सही है। ठीक, हम आते हैं अपने अगले इस पे। कह रहा कि कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज के क्या लाभ है, ये प्रश्न पूछ रहा है। हम इस पर चलते हैं, पहले देखें। कह रहा है कि शून्य जुताई बोले तो जीरो टिलेज। देखें, हमको ये पता है कि एग्रीकल्चर में, कृषि में जुताई एक ऐसी पद्धति है जिसमें नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे चली जाती है। तो नीचे की नम मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की सूखी मिट्टी नीचे चली जाती है। जब नीचे की नम मिट्टी ऊपर की ओर आती है तो उस पर सूर्य का प्रकाश लगेगा, सूर्य का प्रकाश लगेगा तो उसका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो वो भी सूखेगी, तो सूखेगी, ड्राई हो जाएगी, यानी उसकी क्वालिटी में लॉस ही आना है, ये तय है कुछ समय के बाद। लेकिन फसल के उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि नीचे की मिट्टी ऊपर लेकर के आई जाए। अब अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि जिसमें हम मिट्टी को इस तरह का ना करें, और इस तरह का ना करें का मतलब जुताई ना करें और फिर भी उसमें फसल की बुआई कर दें, तो ये जो टेक्नोलॉजी है यही बेसिकली जीरो टिलेज कहलाता है। और इस जीरो टिलेज को लेकर के चर्चा 2010 से चल रही है। और 2012 में एक समाचार पत्र है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें खूब बड़े पैमाने पर चर्चा हुआ और यह बताया गया कि विश्व में, अमेरिका में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस में नॉर्थ डकोटा प्रांत में इसको किया गया जीरो टिलेज और बड़ा सक्सेस रहा। उसको लेकर के धीरे धीरे इसका विश्व में प्रसार होता चला गया और भारत में भी इसको प्रचारित और प्रसारित किया गया। ये क्या है कि जीरो टिलेज या शून्य जुताई एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें मृदा में बिना जुताई के या मृदा को बिना डिस्टर्ब किए हुए कृषि करने की पद्धति है। तो पहली बात यह कि मृदा को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक, मिट्टी को डिस्टर्ब ना किया जाए और बावजूद इसके कृषि की जाए, इस प्रकार की एक कृषि पद्धति है। पहली बात तो हमको यह पता चला गया। अच्छा, अगर मृदा की जुताई नहीं करेंगे यानी मृदा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो इससे फायदा क्या क्या है? जब मिट्टी नीचे की ऊपर नहीं, ऊपर की नीचे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मृदा अपरदन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी सॉइल इरोजन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो इनमें पानी की मात्रा होगी, जब नीचे से नम मिट्टी ऊपर नहीं आएगी तो उसका वाष्पीकरण उतना नहीं होगा, और वाष्पीकरण उतना नहीं होगा तो इस मृदा में नमी बरकरार रहेगी, मृदा में नमी बरकरार रहेगी। ठीक, वो देसी भाषा में इसको समझिए। इसी तरह से जब ऐसी स्थिति होगी तो मिट्टी की अपर्दन नहीं होगा, और जब अपर्दन नहीं होगा तो मृदा की क्वालिटी लगभग बनी रहेगी। तो मिट्टी में या मिट्टी के द्वारा किसी चीज को धारित करने की क्षमता, एब्जॉर्ब करने की क्षमता ये अधिक होगी। तो हम बोल सकते हैं कि मृदा की धारण क्षमता भी क्या होगी? अधिक होगी। और धारण क्षमता में किसकी धारण क्षमता? चाहे कार्बनिक पदार्थ हो, चाहे जल हो, चाहे पोषक तत्व हो, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ हो, चाहे वो पोषक तत्व हो, कार्बनिक पदार्थ हो, चाहे वो पोषक तत्व हो, चाहे वो जल हो, इन सब को धारण करने की क्षमता अधिक है, क्योंकि हम प्लाविंग नहीं कर रहे हैं।
इसी के साथ साथ में क्या होगा कि मिट्टी की सतह पर और मिट्टी में, दोनों चीजों में, मृदा की सतह पर और मृदा में का मतलब आंतरिक भाग में, आंतरिक का मतलब नीचे, जब हम इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं ला रहे हैं, नीचे से ऊपर इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, एक तो वैरायटी ऑफ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी और इनकी डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह कि ऐसी स्थिति में अमाउंट और वैरायटी, मात्रा और विविधता, ये दोनों बढ़ जाएगी। किसकी? जीवन की। ऐसा समझ लें, जीवन की मात्रा और विविधता दोनों बढ़ जाएगी। अब भाई ना तो जानवर मर रहे होंगे, भाई ऐसा नहीं, देख केचुआ मित्र है, प्लाविंग करता है, इस चीज को लेकर के बवाल भी हुआ। बवाल ये हुआ, ये बात है 2014 के आसपास की, कि उन पत्रकार का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो इंडियन एक्सप्रेस के ही पत्रकार थे, और उन्होंने इस बात को लेकर के प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि भारत में तो पहले से ही केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, तो भारत में केचुआ या इस तरह के जीव पूरे विश्व में, लेकिन भारत में मान्यता प्राप्त है कि ये वैसे ही नेचुरल जो है जीरो टिलेज कर रहे हैं। लेकिन एक केचुआ अपने पूरे होल ऑफ द लाइफ में, पूरे जीवन में कितना खेत की जुताई कर लेगा? कहने की बात है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, एक चिड़िया कितना खेत चुग लेगी, ठीक है ना? कहावत है, उस आधार पर बातों को साबित किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए थोड़ा सा कठोर हो जाता है मामला। तो एक तो ये हो जाएगा कि मिट्टी में जीवन की मात्रा और विविधता ये दोनों बढ़ जाएगी। और क्या जान लें कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, ठीक, और उस रिपोर्ट में CIMMYT, ठीक है ना, CIMMYT के शोधकर्ता हैं, इनके शोधकर्ता हैं, ठीक, रिसर्चर्स हैं, और इन शोधकर्ताओं ने यह कहा कि बिहार में जीरो टिलेज की शुरुआत की गई, ठीक है ना, बिहार में, यानी बिहार में जीरो टिलेज प्रारंभ किया गया, यहां पर शुरुआत किया गया, और इसका लाभ यह देखा गया कि यहां पर जो गेहूं के कृषक हैं, इनके कुल आय में इसका लाभ यह हुआ कि गेहूं के कृषकों के कुल लाभ में लगभग 6% की वृद्धि देखी गई, यानी लगभग 6% आय में इनकी वृद्धि हुई। कृषकों के कुल आय में, लाभ में, यहां मतलब यहां पर क्या है इसका, इनकम में, कुल आय में 6% की वृद्धि देखी गई। इसी तरह से ये जीरो टिलेज जो है, या बिना जुताई के सीधे गेहूं को बोने की अनुमति दे देता है। तो ये जीरो टिलेज क्या है, ये बिना जुताई के सीधे गेहूं को बोने की अनुमति देते थे। क्यों? क्योंकि नमी ऑलरेडी बरकरार है उसमें, और यह क्या करता है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को भी बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है कि ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देगा, और क्या करेगा कि जो खरपतवार होते हैं उनको भी समाप्त कर देगा। अब एक बात समझ लीजिएगा, मामला आ गया यहां पर इस चीज का कि जब हम बात कर रहे हैं कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देगा, देखिए हमको भी ये पता है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में धान की खेती एक ऐसी खेती है कि जिसमें मीथेन का उत्सर्जन होता है, और जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, और इस तरह के हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि पूरे पृथ्वी पर जो महासागर हैं, ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं,
और ये बहुत बेहतर कार्बन सिंक है, यानी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस बात को लेकर के एक टॉपिक आप लोग पर्यावरण में पढ़ते होंगे जिसका नाम है मिटिगेशन स्ट्रेटजी, जिसको बोलते हैं समन रणनीति। समन रणनीति या मिटिगेशन स्ट्रेटजी में यह बात की जाती है कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को वायुमंडल से कैसे कम किया जाए। तो क्या ये जीरो टिलेज या शून्य जुताई की पद्धति भी कोई इस तरह का कार्य कर सकता है? एक टर्म उसमें आता है जिसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है कार्बन पृथक्करण या कार्बन अनुक्रम। चूंकि देखिए कार्बनिक पदार्थ आ गया तो इसी में हम लोग बात कर लें कार्बन अनुक्रम या पृथक्करण। ठीक, कार्बन अनुक्रम या पृथक्करण। देखें है क्या मामला कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन को अन्य रूपों में ले करके और अधिक समय तक उसका भंडारण कर लेना ही ये कार्बन अनुक्रम कहलाता है। ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो या कार्बन के अन्य रूपों को क्या कर दिया जाए, दीर्घावधि तक, अधिक समय तक इसका क्या कर लिया जाए, भंडारण कर लिया जाए। यह कार्बन अनुक्रम होता है, सिक्वेस्ट्रेशन होता है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो इसका प्रभाव यह हो जाएगा कि इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को कम किया जा सकता है, वैश्विक तापन की समस्या को कम किया जा सकता है। और ये ऐसा मेथड है कि इसे ग्रीन हाउस गैसों जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडलीय और समुद्री संचयन को धीमा कर देने से क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में इनकी मात्रा में तो कमी आएगी ही आएगी और उनमें भी पोल्यूशन कम होगा। अब ये मामला आता है कि ये जो जीरो टिलेज फार्म में जो जीरो टिलेज है इसके द्वारा कार्बन अनुक्रम होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। तो ये कार्बन अनुक्रम को बढ़ावा देता है और इससे क्या होगा कि वायुमंडल में और समुद्र में, इससे क्या होगा कि वायुमंडल में और समुद्र में, इन दोनों जगहों पर CO2 के संचयन में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी उन पर बर्डन कम होगा, उन पर भार कम होगा। तो इसलिए भी इस योजना को या जीरो टिलेज को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि भाई ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी बच सके। ठीक है ना? तो अब अगर हम अपने प्रश्न पे आ जाएं, ये प्रश्न ये कह रहा है कि शून्य जुताई के क्या लाभ हैं। अब देखें, पहला कह रहा है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमको जलाना ही नहीं है, जुताई नहीं करनी है, तो हमको जरूरत नहीं है। उसको एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मल्चिंग, यानी काट के वहीं छोड़ दो, सड़ गल के उसी में मिल जाए, वो हो जाता है। तो उसमें नमी बरकरार है तो अगले फसल को हम बो देंगे, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है कि चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। जाहिर सी बात है, जब नमी ऑलरेडी बरकरार है तो हम क्या करेंगे कि बिना नर्सरी के बनाए हुए जो धान के बीज हैं इनको सीधे मिट्टी में हम लगा सकते हैं, रोप सकते हैं। और ये कह रहा है कि मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ठीक है ना? देख लीजिएगा, ये है सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये संभव है। ठीक, तो इसमें जो विकल्प हमारा है, पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सही हो जाएंगे। अब मुख्य परीक्षा में भी ध्यान रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि शून्य कृषि जुताई क्या है
इसके लाभों को बताते हुए यह भी स्पष्ट करें कि क्या यह ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन जैसी समस्या को नियंत्रित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, यदि हां तो कैसे। तो आप समझ लीजिए आपका सीक्वेंस में क्या क्या जाएगा, क्या क्या बताना है। पहले इसको बता देना क्या है, लाभ बता देना है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बता देना है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दाल में हमको नजर आ रहा है उड़द है, कुल दाल है, पिछले 3 दशक है, तो किसी एक मुद्दे पर नहीं पूछा, इसलिए हम विकल्प को पढ़ेंगे। यहां पर पहला कह रहा है कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। देखें क्या है कि भारत में जो उड़द की खेती की जाती है ये दोनों टाइम पे की जाती है, ठीक है ना, ये दोनों टाइम पे की जाती है। ये रबी के टाइम पे भी की जाती है और खरीफ के टाइम पर भी की जाती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि रबी के टाइम पर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, कहां पर, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है, और खरीफ के टाइम पर इस उड़द की दाल को संपूर्ण भारत में उपजाया जाता है, संपूर्ण भारत में उपजाया जाता है। तो दोनों बातें हो गई कि हाँ ठीक है, ये रबी में भी होता है और खरीफ में भी होता है। अगला विकल्प यानी ये सही हो गया। अगला विकल्प है कि कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है ना। अंग्रेजी में चाहे तो ये देख लें, ग्रीन ग्राम, ठीक, अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ पोल्स प्रोडक्शन। हम पहले बात कर लें इसमें कि आखिर माजरा क्या है। देखें, हम पहले उड़द के दाल की बात कर लिए कि रबी और खरीफ दोनों में है, और उड़द के दाल में कुछ और बात जान लीजिए कि इसके लिए हैवियर सॉइल देन ग्रीन ग्राम, यानी कि इसके लिए जो मूंग दाल की तुलना में भारी मिट्टी की आवश्यकता होती है उड़द की खेती के लिए, ठीक है। अगला मामला यह आता है कि कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। इस पर हम जान लें कि अभी 4th एडवांस एस्टीमेट जारी किया है भारत सरकार ने, और चौथे एडवांस एस्टीमेट में यह बताया है कि ग्रीन ग्राम का प्रोडक्शन 2018-19 में 2.37 मिलियन टन रहा है, ठीक है ना। तो ये इस मूंग दाल का उत्पादन 2.37 मिलियन टन रहा है, ठीक है ना। कुल उत्पादन इसका रहा है कब, 2018-19, ठीक है। ये कब की बात है, 2018-19 में इसका जो उत्पादन रहा है ये 2.37 मिलियन टन रहा है। जबकि अगर हम पल्सेस की उत्पादन की बात करें, दालों के उत्पादन की बात करें, तो दालों के उत्पादन में 2016-17 में 23.13 मिलियन टन था। दालों का उत्पादन 23.13 मिलियन टन था 17-18 में, ठीक है ना, ठीक, सॉरी ये 16-17 में, 16-17 में, इसको फिर से हम कर दे रहे हैं। ये कब था, 2016-17 में, ठीक है ना। जबकि अगर हम 17-18 का डेटा देखें तो 25.42 मिलियन टन था, 25.42 मिलियन टन था 17-18 में, ठीक है ना। अब 18-19 की भी अगर हम बात कर लें तो 23.22 मिलियन टन है, 23.22 मिलियन टन है कब, 18-19 में। अब हम देख लें, कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कहां आधा भाग, 2.37 मिलियन टन कहां आधा आ रहा है, ठीक। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि पिछले 3 दशकों में, अच्छा ये थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है यहां पे, हम इस पर बात कर लें। इन द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों में, while the production of खरीफ pulses has increased, जहां
खरीफ की फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है, द प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड। रबी फसलों में या रबी के दाल के फसलों में कमी आई है, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। देखें, पिछले 3 दशकों में रबी और खरीफ दोनों में जो दालों का उत्पादन हुआ है वो बढ़ा है, तो ये गलत बात है। ये दोनों का उत्पादन बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 3 गलत 2 गलत केवल 1 सही, तो केवल 1 सही, विकल्प ए हमारा सही है। अगले प्रश्न पर आ जाए। ये कह रहा है कि यह फसल उपोष्ण प्रवृत्ति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिन और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है, हल्का सुअपवाहित मृदा चाहिए जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, इसकी खेती आदर्श रूप में अनुकूल है। यह फसल कौन है? कपास, गन्ना, जूट, चाय। मुझे लगता है कि खूब अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये बेसिकली बात कर रहा है किसके बारे में? कॉटन के बारे में, कपास के बारे में। क्योंकि कब देखें, गन्ना जो है, ये जूट और चाय, ये तीनों बिल्कुल प्योर ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय फसल है, पहली बात। और कॉटन ऐसा है जो उष्ण कटिबंधीय होने के साथ साथ में उपोष्ण कटिबंधीय भी है। और इसके लिए सबसे बेहतर पैटर्न आपको ये जान लेना है कि अमेरिका में एक पूरा का पूरा रीजन ही है एग्रीकल्चर का कॉटन बेल्ट। और अमेरिका का ये जो कॉटन बेल्ट है, जहां पर कॉटन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, वो ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन में आता है। तो ये उपोष्ण प्रकृति का है। लेकिन आप किताबों में पढ़ेंगे तो किताबों में आपको उष्ण कटिबंधीय फसल मिलेगा, और यहां पर आप देखेंगे लिखेगा एक सब ट्रॉपिकल इन नेचर, है ना। मतलब ये ऐसी प्रवृत्ति का है जो उष्ण उपोष्ण दोनों में हो सकता है, और ये ऐसा फसल है। बाकी ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि इसके लिए पाला पड़ेगा तो नुकसान ही होगा, क्योंकि इसमें बर्ड्स होते हैं, पाला पड़ेगा तो वो मर जाएगा, और कम से कम 210 दिन पाला रहित चाहिए ही चाहिए। कुछ किताबों में 210 की जगह 200 लिखा हुआ है ना, लेकिन आप एनसीईआरटीज के उसमें जाएंगे तो आपको 210 ही मिलेगा, है ना। और क्या है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। कुछ किताबों में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा लिखा हुआ है, तो वो सब देख के आपको परेशान नहीं होना है। जो सबसे करीब की बात है वो यही है कि 50 से 100 सेंटीमीटर, 75 अपने आप उसमें आ गया, तो 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा जरूरत होती है। हल्की सुअपवाहित मृदा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मिट्टी में जल जमाव हो जाए तो जड़ें सड़ जाएंगी, फसल खराब हो जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं कि जूट है वो कि उसको खूब ज्यादा पानी चाहिए, बिल्कुल जल जमाव चाहिए। तो एक तो ये हो, और साथ ही साथ में मृदा में नमी को धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ये कपास के लिए। ठीक, तो इस पे हम क्या बात करें बहुत डिटेल में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखें, पहला शब्द आया कि बर्ड चिप सेटलिंग्स। बर्ड चिप सेटलिंग्स बड़ा अजीब लग रहा होगा। ये 2019 में आई थिंक मार्च अप्रैल ऐसे ही कुछ मंथ की बात है, द हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ था, और उस आर्टिकल में ये बात बताई गई थी इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो बर्ड चिप सेटलिंग है ना, ये एक बेसिकली टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में ऐसा जान लें कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इस टेक्नोलॉजी में एकल कली को नर्सरी में उपजाया जाता है, और उस एकल कली को ऐसे समझ लें कि ये एक तकनीकी है, ठीक है ना। बर्ड चिप सेटलिंग ये एक टेक्नोलॉजी है। इस तकनीकी में क्या किया जाता है कि एकल कली को क्या किया जाता है कि नर्सरी में उपजाया गया, ठीक। और नर्सरी में उपजाने के साथ साथ में यहां से उठा करके इसको ले आते हैं और खेतों में लगा देते हैं। मान लीजिए जिसके यहाँ गन्ने की फसल होती होगी उनको पता होगा कि पेड़ी बोलते हैं, पेड़ी कटता है उसको किनारे किनारे ऐसे क्यारियों में बिल्कुल लगाया जाता है उसको, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो इनको नर्सरी से ला करके इस तरह से लगाया जाता है खेतों में, इनके बीच में पर्याप्त दूरी रखी जाती है।
और ये पर्याप्त दूरी इसलिए रखी जाती है क्योंकि इनको पर्याप्त सूर्यातप मिल सके, पहली बात। और जब पर्याप्त सूर्यातप की मात्रा मिलेगी तो ये अपना विकास भी ठीक ठाक कर लेंगे। न सिर्फ पर्याप्त सूर्यातप की मात्रा बल्कि इनको पर्याप्त पोषक तत्व भी मिल लेंगे। अब पता चला वही छोटा परिवार सुखी परिवार वाला बात है। एक ही जगह पे 20 वहां पर रोप दिया, 20 रोप दिया तो कोई ज्यादा ताकतवर है वो ज्यादा पोषक तत्व ले लिया, कोई कमजोर है उसको कम पोषक तत्व मिला। तो एक गन्ना तो खूब मजबूत है और दूसरा गन्ने को देख के ही शर्म आ जाए कि भाई साहब तुम इतने दुबले पतले। तो इसी तरह से चावल के प्रोडक्शन में भी एक पद्धति है, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी हम बात कर ले। एक मेथड है श्री मेथड, सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन जिसको बोलते हैं, और बिहार में गया में बड़े पैमाने पर यह सक्सेस हुआ। तो सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन के जैसा ही ये एक मेथड है जो एग्रीकल्चर में किसमें गन्ने के उपज में किया गया कि पर्याप्त दूरी किया गया जिससे इनको पर्याप्त पोषक तत्व और सूर्यातप मिल जाए। यानी इनके बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है और ये जो खाली जगह होती है ये लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी होती है। यानी एक पौधा लगाया उससे 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा। इससे एक काम और हो जाएगा कि अगर ऐसा काम करेंगे तो एक तो श्रम की बचत हो जाएगी, श्रम की बचत हो जाएगी। भाई एक यहां लगाना है फिर गए यहां लगाए फिर गए यहां लगाए, तो एक आदमी कई सारे उसको लगा सकता है, तो श्रम की बचत हो जाएगी। श्रम की बचत होगी, साथ ही साथ में बीज की मात्रा भी कम लगेगी, बीज की मात्रा भी कम लगेगी। तो श्रम की बचत, बीज की मात्रा का कम लगना, तो जाहिर सी बात है ये लाभकारी होगा, यानी लागत हमारी कम आएगी। लेकिन किसान डरता है, किसान भाइयों को डर लगता है कि इतना कम बोएंगे तो ऐसा ना हो कि सब खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए इसको अपनाने में बड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा, या इनोवेशन को अपनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो एक तो ये मामला हो गया कि लागत कम होगी। दूसरा क्या है कि जो रिसर्चर्स हैं उन रिसर्चर्स ने ये बताया, जो शोधकर्ता हैं उन्होंने ये बताया कि 2 कलियों वाले सेट बेहतर उपज के साथ, जो 2 कलियों वाले सेट हैं, जो इनकी 2 कलियां हैं, 2 कलियों वाले सेट ये बेहतर उपज का प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 65 से 70% इनमें अंकुरण हो जाता है। 65 से 70% का इनमें अंकुरण हो जाता है। लेकिन अगर खराब मौसम हो जाए, खराब मौसम का मतलब वही जल की उपलब्धता की कमी, सूखे की संभावना, ये सब, तो खराब मौसम में भी ये सेट बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन खराब मौसम में भी ये सेट बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी इनके प्रदर्शन में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है। और जो सिंगल जो सेट होते हैं, यानी एकल उपचारित सेट भी लगभग 70% अंकुरण कर देते हैं। यानी एकल उपचारित जो सेट होते हैं ये भी लगभग 70% का अंकुरण कर देते हैं, यानी कोई अंतर नहीं आया। ठीक है ना, 2 कलियों वाले भी 65 से 70 और एकल वाले भी 65 से 70 के करीब में आ जाते हैं। अच्छा, इन सब के साथ साथ में एक बात और है, और वो ये है कि इस मेथड में क्या होता है कि गन्ने की जो खेती की जाती है, टीसू जो होता है, ऊतक, ये ऊतक से तैयार की गई सेटलिंग से की जाती है। तो इसमें ऊतक से सेटलिंग तैयार की जाती है। एक मामला और हमको पता चल गया, यानी टीसूज का रोल ज्यादा होता है। उन टीसूज से सेटलिंग को तैयार किया जाता है, और जब टीसूज से सेटलिंग को तैयार किया जाता है तो जो मदर प्लांट होता है, उस मदर प्लांट को क्लोन करने के लिए, ऐसे में क्या होगा कि जो मदर प्लांट होता है, इस मदर प्लांट का अगर क्लोनिंग करना है, इसका क्लोन बनाना है, तो इसको क्लोन करने के लिए मेरिस्टेम का उपयोग किया जाता है। सब आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। क्लोन तैयार करने के लिए मेरिस्टेम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये एक ऐसा मेथड है। ठीक है ना, मेरिस्टेम का यूज किया जाता है। और
इनमें जो इनकी आनुवंशिक पहचान होती है उसको संरक्षित कर लिया जाता है। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग आ जाएं अपने प्रश्न पर। प्रश्न ये कह रहा है कि जब बर्डचिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बचत होती है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोगों ने देखा भाई कि अगर 35 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करेंगे तो कम बीज लगेगा, लागत कम आएगी, कम बीज की मात्रा होगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका यानी मेनी बडेड सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। बिल्कुल गलत बात। अभी हमने देखा कि चाहे वो एकल हो और चाहे बहुसेटलिंग हो, इन दोनों में लगभग 65 से 70% का अंकुरण होना तय है और ये कह रहे हैं कि कई कलिका सेट्स की तुलना में ये बेहतर होता है। तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। ये बिल्कुल इसको सिरे से नकार देना है। अगला कह रहा है कि अगर मौसम खराब हो तो ऐसी स्थिति में सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। बिल्कुल गलत बात है, दोनों सेट्स का बचना बेहतर होता है, ठीक है ना। तो तीसरा वाला मामला भी गलत हो जाएगा। दोनों खराब मौसम में भी इनका दोनों का बेहतर प्रदर्शन होता है। अगला कह रहा है कि गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने देखा है कि टिश्यू कल्चर से इसको डेवलप किया गया है। तो पहला सही है और चौथा सही है। तो पहला चौथा विकल्प सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अच्छा, विचार क्या करना है? नदी है, कहां जाकर मिलती है, कौन सा या से सही सुमेलित है। ओके, सही सुमेलित है। देखें इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे दिया है मेकांग नदी और कह रहा है कि यह अंडमान सागर में गिरता है। देखें जो मेकांग रिवर है, ये मेकांग रिवर चाइना से लेकर के वियतनाम तक प्रवाहित होता है। यानी इस मेकांग नदी के प्रवाह को अगर आप देखें तो मेकांग नदी चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इतने देशों से होकर के प्रवाहित होता है और ये तिब्बत के पठार से निकलता है। और तिब्बत के पठार से निकलने वाली ये ऐसी नदी है जिसको साउथ ईस्ट एशिया का लाइफ ब्लड बोलते हैं, जीवन रुधिर बोलते हैं इसको। ये ऐसी नदी है और ये अगर विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की 12वीं बड़ी नदी में आता है। और ये एशिया की बात करें तो एशिया में 7वीं बड़ी नदी है। और ये नदी जो प्रवाहित होती है, अगर मैं इंडिया को ले करके ऐसा थोड़ा सा ये करूं, इधर 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 ऐसे, यहां पे आकर के मेकांग नदी गिरती है, ठीक। तो ये कह रहा है कि अंडमान सागर में जाकर के गिरती है। अंडमान सागर इधर है भाई, ठीक। तो अंडमान सागर में जाकर के गिरने का कोई बात ही नहीं। ये जाकर के गिरती है साउथ चाइना सी में। ये कहां गिरती है? साउथ चाइना सी में जाकर के गिरती है, जो कि प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है? अंडमान सागर। ये भाई गलत सुमेलित है, इनको हम गलत मान के चल रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है थेम्स, ठीक है ना। देखें हमें ये पता है कि जैसे ही थेम्स आता है, कोई और विचार आए ना आए, लंदन जरूर हमारे दिमाग में आ जाता है। जो थेम्स नदी है, ये थेम्स नदी थेम हेड से निकलती है। एक जगह है थेम हेड, ठीक, थेम हेड, वहां से निकलती है। और ये थेम्स नदी इंग्लैंड की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और जो सेवरॉन नदी है, या सेवर्न जिसको बोलते हैं, सेवर्न नदी के बाद ये यूनाइटेड किंगडम की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और ये यूनाइटेड किंगडम की और इंग्लैंड की सबसे बड़ी नदी है। आपको पता ही होगा, इंग्लैंड, वेल्स, ये तो पता होगा ना प्रोविंसेस के बारे में वहां के। और ये जाकर के गिरती है नॉर्थ सी में,
ठीक, तो आयरिश सागर गलत है, ये जाकर के गिरती है कहां, नॉर्थ सी में गिरती है। ठीक, आपको अगर ध्यान हो थोड़ा बहुत तो इस डायग्राम को हम ऐसे देख सकते हैं, यहाँ जाकर के नॉर्थ सी में गिरती है, ठीक है ना। और ये जो नॉर्थ सी है ये अटलांटिक ओशियन का एक सीमांत सागर है। अब आते हैं वोल्गा नदी पर। वोल्गा नदी क्या है कि रूस की है ना, ये रूस में एक वाल्दाई हिल्स रीजन है, वाल्दाई हिल से निकलती है। और जो मास्को शहर है कैपिटल, ये मास्को इसी वोल्गा नदी के बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है और ये जाकर के कैस्पियन सागर में ही गिरती है। ठीक, आपको अटलस में पता ही होगा, ऐसे वोल्गा आती है और यहां पर ऐसे लिखा होगा कैस्पियन सागर। ठीक, वोल्गा यहीं पर गिरती है, यानी तीसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है ना। चौथा कह रहा है जैम्बेजी नदी हिंद महासागर, बिल्कुल सही बात है। ये जैम्बेजी नदी बेसिकली अगर हम देखें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पर मेडागास्कर, यहाँ पर है मोजाम्बिक चैनल, ये आकर के गिरती है। यानी जैम्बेजी नदी ये क्या है कि अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो वहाँ एक रीजन है जिसको बोलते हैं मूवी नीलुंगा, मूवी नीलुंगा, मूवी नीलुंगा, ठीक है ना। ये मूवी नीलुंगा एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वेस्ट जाम्बिया में। तो नॉर्थ वेस्ट जाम्बिया के मूवी नीलुंगा जिले से ये निकलती है और अफ्रीका की चौथी बड़ी नदी है। और अफ्रीका की पूर्व की ओर यानी ईस्ट वाली अगर हम बात करें, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। और ये नदी अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना में बहती है और जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, जिम्बाब्वे मोजाम्बिक के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, और ये बहते हुए जाकर के मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। और ये मेडागास्कर मोजाम्बिक चैनल में जाकर के गिर जाती है। और ये जो मोजाम्बिक चैनल है, ये मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशियन का पार्ट है, यानी हिंद महासागर में ये गिरती है। बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा और चौथा सही सुमेलित है, विकल्प में तीसरा चौथा मिल गया, सी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़े हम। देखें अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय समझौते या संगठन और इनके विषय क्या हैं। फिर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं, यानी कौन से सही सुमेलित हैं, हमें इस पर बात करना है। पहला है अल्मा अटा घोषणा। देखें अल्मा अटा घोषणा जो है ये 6 से 12 सितंबर 1978 को अलमाती एक जगह है कजाकिस्तान में, वहां पर घोषित हुआ या वहां पर यह आया। यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है और इसमें यह कहा गया कि इस घोषणा में कि सभी के लिए इस बात के तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है पूरे विश्व के सभी सरकारों के द्वारा कि वो स्वास्थ्य और विकास कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्रदान करे और विश्व समुदाय के सभी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करे और उसको बढ़ावा दे। ये इस घोषणा का था। तो लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, ठीक, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही सुमेलित है, यानी पहला वाला सही सुमेलित है। दूसरा है हेग समझौता। हेग समझौता ये कह रहे जैविक एवं रासायनिक शस्त्र। देखें हेग समझौता या हेग कन्वेंशन क्या है, ये इंटरनेशनल चाइल्ड अपहरण से संबंधित मुद्दा है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चों का अपहरण होता है उससे संबंधित है और उसमें नागरिक पहलुओं पर बात की गई। ये बहुपक्षीय संधि है, यानी कई सारे पक्षों ने मिलकर के इस पर कार्य किया है और ये निजी अंतरराष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मेलन के द्वारा विकसित किया गया। और इसमें यह कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे अपहृत हो जाते हैं या जिनका अपहरण हो जाता है उन बच्चों को वापस करने के लिए त्वरित तरीका बनाया जाए। यानी ये हेग समझौता इससे नहीं बल्कि छोटे बच्चों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपहरण से संबंधित है, यानी दूसरा वाला गलत है, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा कह रहा है कि तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन। देखें जो तलानोवा डायलॉग है, जो तलानोवा संवाद है, ये संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता का एक हिस्सा ही है
और ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर ही आधारित है। तो तीसरा सही हो गया। ठीक, यानी पहला सही और तीसरा सही, दो दो विकल्प हैं। अगर आप ढूंढना चाहें तो ये मिल गया, पहला और तीसरा। लेकिन हम बात कर लेते हैं ये अंडर 2 गठबंधन जो बाल अधिकार है। जो अंडर 2 गठबंधन है ये बाल अधिकार से नहीं संबंधित है, बल्कि अंडर 2 गठबंधन राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का ये वैश्विक समुदाय है। और इसमें क्या किया गया है कि इस अंडर 2 गठबंधन में ये पेरिस समझौते के अनुरूप, जो पेरिस समझौता हुआ उसी पेरिस समझौते के अनुरूप एक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यवाही के लिए लोगों के प्रतिबद्ध होने का एक गठबंधन है। तो ये बेसिकली बाल अधिकार से नहीं बल्कि जलवायु कार्यवाही से संबंधित है। या हम सीधा लिख दें कि जलवायु परिवर्तन की कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है ना। तो ऐसे में ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा ये दो सही हो गए। ठीक, तो कुल मिला के ये कुछ प्रश्न थे जिस पर हम लोगों ने बात किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा के बाद में अप्रोच को समझने में कि अच्छा कहां से प्रश्न पूछ लिया, क्यों पूछ लिया, इसकी भी थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है ना। दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक करंट इवेंट बेस्ड होता है और एक मिसलेनियस करंट बेस्ड होता है। यानी वे विविध की चीजें जिनसे संबंधित कोई घटना घटी हो, जैसे पर्यटकों के लिए जो सियाचिन ग्लेशियर को खोल देना, या फिर जो मिनरल्स को लेकर के पॉलिसी आया वो, ये सारी चीजें। और कुछ होती हैं जो बिल्कुल करंट बेस्ड होती हैं। ठीक है ना। तो ये था प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।